सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 7 हिंदी पाठ पुस्तक बसंत भाग 2 पाठ 3 हिमालय की बेटियां पाठ के बारे में चर्चा करूंगा। इस पाठ में लेखक नागार्जुन जी ने हिमालय से निकलने वाली नदियां और हिमालय का एक सजीव चित्रण किया है, जिसके बारे में हम पाठ में आगे जानेंगे। हिमालय की बेटियां, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वह प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अब यहाँ पर जो हिमालय से निकलने वाली नदियां जो मैदानी भागों में बहुत ही गंभीर, सोबर, शांत, साइलेंट और अपने आप में खोई है। संभ्रांत महिला, जो कुलीन महिला औरत की भांति वह प्रतीत होती, बिल्कुल शांत प्रतीत होती। उनके प्रति लेखक के दिल में रिस्पेक्ट, श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह, जैसे माँ की गोद में बच्चा खेलता है, उसी तरह लेखक उनकी धारा में डुबकियां लगाया करते थे। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वहां कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देख। अब लेखक कहते हिमालय की जब मैं कंधे पर चढ़ा, शोल्डर पर चढ़ा, मतलब जब वो जहां से गंगोत्री से जब वो निकलती है, हिमालय की पहाड़ियों से जहां से वो गंगा निकलती है, वहां पर पहले तो मैदानी भाग में उन्होंने कैसा देखा, शांत, गंभीर, लेकिन वहां पर काफी विशाल रूप में मैदानी भाग में देखा। लेकिन ठीक इसका विपरीत दुबली पतली गंगा, वहां पर जो निकलने का है, उसका बहुत पतली सी धारा होती है। वह यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में जाकर इतनी विशाल कैसी है, छोटी सी नदी बहने वाली धारा वहां विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना। अब जब पहाड़ियों पे नदी बहती है तो वहां पर वह पत्थरों से टकराकर यहाँ पर सजीव रूप दर्शाते हैं लेखक नागार्जुन जी ने। वह खिलखिलाकर हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका इन नदियों का इस तरह से भाव होना, इनका यह उल्लास, इनकी यह खुशी कहाँ गायब हो जाती है मैदान में जाकर। जब यह समतल मैदान में जाती है तो यह खुशी वहां समाप्त कैसे हो जाती है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, जब लेखक किसी लड़की को देखते हैं, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। जब वो किसी लड़की को देखते हैं, किसी फूलों कली को देखते हैं, तो भी इतना आश्चर्य उनको नहीं होता, विस्मय, आश्चर्य नहीं होता, जितनी कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। इन गंगा, यमुना, सतलज नदियों को लेखक बेटियां कहकर बुलाता है और कहते हैं इनकी बाल लीला। जो कृष्ण भगवान बाल लीला करते थे, बचपन की जो शरारतें, बचपन के जो काम, वो बाल लीला के रूप में यहाँ पर लेखक दर्शाते हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है,
तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर आदित्यकाएं, सरसब्ज उत्पत्तिकाएं, ऐसा है इनकी लीला निकेतन। खेलते खेलते जब यह जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़ चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपने इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अब यह हिमालय की गोद को छोड़ करके कहाँ जा रही हैं। लेखक सजीव, जैसे आपको मैं पहले बताया, एक सजीव चित्रण किया है। कहाँ भागे जा रही है, हिमालय पर से निकल करके यह कहाँ भागे, कौन लक्ष्य है इनका, इनका एम क्या है जिसने इन्हें बेचैन, इन नदियों को जिसने परेशान कर रखा है, बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट विराट प्रेम पाकर, एक विशाल, जो महान पिता कौन है, हिमालय, हिमालय का विशाल प्रेम पाकर भी इनका दिल, हृदय अतृप्त मतलब जो संतुष्टि नहीं है, असंतुष्ट ही है। तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा, इनको रोक सकेगा। वह कौन, हिमालय का इतना अच्छा प्रेम पाकर भी यह क्या करती हैं, फिर भी कहाँ भागी जाए, निरंतर 24 आवर उनकी धाराएं बहती रहती है। वही यहाँ पर लेखक कहते हैं इनकी प्यास को कौन मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, जो बर्फ से भरी हुई हैं पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, वहां के जो छोटे छोटे पौधों से पूरे पहाड़ भरे पड़े हैं। बंधुर आदित्य काएं, बंधुर आदित्य काएं, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि जिसको टेबल लैंड भी कहते हैं, आदित्य काएं, सरसब्ज, हरा भरा, हरियाली हरियाली, उत्पत्तिकाएं, पहाड़ के पास की भूमि, तराई घाटी, ऐसा है इनकी लीला निकेतन, ऐसा इनका लीला करने का घर है निकेतन, घर मकान। खेलते खेलते जब यह दूर निकल जाती हैं, जब यह काफी दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सड़ो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। जब यह कुछ आगे बढ़ती हैं तो वहां पर देवदार और चीड़ के पेड़, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर इन्हें जो छोड़कर आई हैं ये याद, मौका, अवसर मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपने इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुलता होगा। और जो पुराना हिमालय है, बुढ़ा हिमालय, पुराना हिमालय है, इनकी नटखट बेटियों के लिए कितना परेशान होता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। और वहां पर विशाल हिमालय जो है उनके पास शांत रहने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, यह दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। अब सिंधु पंजाब प्रांत में बहने वाली, ब्रह्मपुत्र असम में बहने वाली नदी, ऐसे नाम है जिनके सुनते, जिसको नाम सुनते ही रावी, सतलज, ब्यास, पंजाब पता है वो 5 नदियों का जहाँ जहाँ बहती हैं 5 नदियां, वही सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नचती। यह सब नदियां हिमालय से ही निकलती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। रियल में सिंधु और ब्रह्मपुत्र कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन 2 महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। और जब बर्फ से वो पिघलते हैं तो वही यहाँ लेखक लिखते हैं, एक एक बूंद कैसे कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है और
ये दो महानदों के रूप लेकर समुद्र की तरफ वह बहती रहती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र, जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। और कितना लकी है समुद्र, जो पर्वतराज हिमालय, पर्वतों का राजा कौन है? हिमालय को दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है, मौका मिला है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर यह कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाले इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ। वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। जिन्होंने प्लेन मैदान में, समतल मैदान में इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में, उनके यादों में शायद परहैप्स यह बात आती होगी बूढ़े हिमालयों के गोद में। यहाँ पर एक सजीव चित्रण, जिसको आपको मैं पहले बताया, सजीव चित्रण बताया है कि हिमालय को एक सजीव पिता माना है। उसकी बच्चियां बनकर ये नदियां उनकी लड़कियां बनकर कैसे खेला करती हैं, कैसे पहले हमने देखा वो नटखट हैं, खेलती रहती हैं, खिलखिलाती हैं, हंसती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाले इन बालिकाओं का रूप, जो पहाड़ में रहते हैं, प्रतिदिन वह चीज वो देखते हैं, तो उनको उतना आनंद, आकर्षक, उनको उतना एट्रैक्टिव, आकर्षित न हो। लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना पर, लेकिन लेखक को ऐसा मोहित करना प्रतीत हुआ कि रूप हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झक नहीं हुआ। और हिमालय को एक रिश्ता, सजीवता दिखाया। हिमालय किसका ससुर है? समुद्र का फादर इन ला है। उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं हुई। दामाद कौन है? समुद्र, क्योंकि समुद्र उसकी बेटियों का हाथ थाम रहा है।